नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर। कहानियों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जमशेदपुर, झारखंड का एक औद्योगिक शहर, जहां गोलमुरी थाना क्षेत्र में पुलिस लाइन के सरकारी क्वार्टर है। इन्हीं क्वार्टर्स में जी ब्लॉक के क्वार्टर नंबर J5 में सविता हेम्ब्रम अपनी मां लाखिया मुर्मू और 14 साल की बेटी गीता हेम्ब्रम के साथ रहती थी। सविता एक सिपाही थी जो गोलमुरी थाने के अंतर्गत कार्यरत थी, लेकिन उनकी जिंदगी का ये सुखद चित्र हमेशा ऐसा नहीं था। कई साल पहले सविता के पति कैलाश हेम्ब्रम, जो एक निडर और जाबाज सिपाही थे, नक्सलियों के हमले में मारे गए थे। नक्सलियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया था। ये घटना 4 फरवरी 2009 को डुमरिया के जादूगोड़ा गांव में एक फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान हुई थी। कैलाश उस समय नागरिक सुरक्षा समिति से जुड़े थे और 2007 में भीतरामदा गांव में 7 नक्सलियों को मार गिराने में ग्रामीणों का नेतृत्व किया था। इस घटना के बाद नक्सलियों ने कैलाश को निशाना बनाया और उनकी हत्या कर दी। उनकी मृत्यु के बाद झारखंड सरकार ने 2013 में सविता को उनके पति की जगह सिपाही की नौकरी दी। सविता की नौकरी को लेकर उनके ससुराल में गहरा विवाद था। उनकी सास चाहती थी कि ये नौकरी सविता की बजाय उनके छोटे बेटे दाखिल को मिले, लेकिन दाखिल शारीरिक रूप से अक्षम और नेत्रहीन थे, जिसके कारण कानूनन ये नौकरी सविता का हक थी। सविता की एक 5 साल की बेटी गीता थी और पति की मृत्यु के बाद वो उनके परिवार की एकमात्र सहारा थी। इस विवाद ने सविता और उनके ससुराल वालों के बीच तनाव पैदा कर दिया। आखिरकार सविता ने अपने ससुराल को डुमरिया में छोड़ दिया और अपनी मां और बेटी के साथ पुलिस लाइन के सरकारी क्वार्टर में रहने लगी। सविता पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्हें गोलमुरी थाने में SSP के रीडर के रूप में तैनात किया गया। ये एक सम्मानजनक पद था और सविता ने इसे पूरी मेहनत और लगन से निभाया। उनकी मां लाखिया मुर्मू उनके साथ रहने लगी, क्योंकि सविता उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। लाखिया के आने से गीता की देखभाल का बोझ भी कुछ कम हो गया। समय के साथ सविता की जिंदगी पटरी पर आ रही थी। वो एक जवान और आकर्षक महिला थी और उनकी खूबसूरती लोगों का ध्यान खींचती थी। लेकिन उनकी जिंदगी में जल्द ही एक नया मोड़ आने वाला था। सविता की जिंदगी में रामचंद्र सिंह जामदा का प्रवेश हुआ। रामचंद्र, जो मूल रूप से डुमरिया का रहने वाला था, पुलिस विभाग में ड्राइवर के रूप में कार्यरत था। वो कई सालों से जमशेदपुर के SSP प्रभात कुमार का सरकारी वाहन चला रहा था। उसकी ड्यूटी में SSP को ऑफिस लाना और छोड़ना शामिल था, लेकिन ऑफिस के बाद अपने खाली समय में वो अक्सर SSP के रीडर ऑफिस में बेवजह चक्कर लगाया करता था, जहां सविता काम करती थी। रामचंद्र और सविता एक दूसरे को पहले से जानते थे, क्योंकि रामचंद्र उसी गांव से था जहां सविता की ससुराल थी। वो सविता के पति कैलाश को भी अच्छी तरह जानता था और उनकी वीरता की कहानियों से परिचित था। धीरे धीरे रामचंद्र और सविता के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। रामचंद्र को सविता से गहरी मोहब्बत हो गई और सविता ने भी अपने दिल के दरवाजे उसके लिए खोल दिए। यह रिश्ता इतना गहरा हो गया कि रामचंद्र अपनी शादीशुदा जिंदगी और जिम्मेदारियों को भूलने लगा। वो शादीशुदा था और 2 छोटे बच्चों का पिता था, लेकिन वो कई कई दिनों तक अपने घर नहीं जाता और सविता के क्वार्टर में ही समय बिताता। सविता की मां लाखिया और बेटी गीता को भी रामचंद्र के आने जाने से कोई आपत्ति नहीं थी। वे उसे परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। सविता और रामचंद्र को अकेले समय बिताने के लिए एक कमरा भी दिया जाता था। लेकिन यह रिश्ता, जो बाहर से सुखद दिखाई देता था, जल्द ही एक खतरनाक मोड़ लेने वाला था। 19 जुलाई 2022 को सविता ने गोलमुरी थाने में अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी, लेकिन अगले दिन 20 जुलाई को वो सुबह 10 बजे तक SSP ऑफिस नहीं पहुंची। ड्यूटी ऑफिसर ने उन्हें कई बार फोन किया, लेकिन सविता ने कोई कॉल रिसीव नहीं किया।
पूरे दिन न तो उन्होंने किसी का फोन उठाया और न ही किसी को कॉल किया। उनके परिचित और पड़ोसी भी उन्हें फोन करते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हैरानी की बात यह थी कि ड्यूटी ऑफिसर ने यह जानने की कोई कोशिश नहीं की कि सविता ड्यूटी पर क्यों नहीं आई। 20 जुलाई का पूरा दिन बीत गया और सविता, उनकी मां और बेटी गीता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनके क्वार्टर पर ताला लगा हुआ था और किसी ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा था। यह रहस्य गहराता जा रहा था। अगले दिन 21 जुलाई को भी स्थिति जस की तस रही। सविता और उनका परिवार पूरी तरह से गायब था। उनके परिचित, पड़ोसी और ऑफिस के लोग चिंतित हो उठे। 21 जुलाई की दोपहर तक सविता के क्वार्टर से सड़न की तेज बदबू आने लगी। ये बदबू इतनी तेज थी कि पड़ोसियों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। ये खबर जब एसएसपी प्रभात कुमार तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत गोलमुरी थाना प्रभारी अरविंद कुमार को फोन किया और स्थिति का जायजा लेने का आदेश दिया। दोपहर करीब 2 बजे अरविंद कुमार अपनी टीम के साथ सविता के क्वार्टर पहुंचे। वहां पहले से ही लोगों की भीड़ जमा थी और सभी आपस में इस रहस्यमयी घटना की चर्चा कर रहे थे। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने क्वार्टर का ताला तोड़ा। जैसे ही दरवाजा खोला गया, सड़न की तेज बदबू ने सभी को चौंका दिया। पुलिस अधिकारियों ने अपनी नाक पर रूमाल बांधकर कमरे में प्रवेश किया। वहां का दृश्य किसी के भी होश उड़ा देने वाला था। बिस्तर पर सविता हेम्ब्रम की लाश पड़ी थी और फर्श पर उनकी मां लाखिया मुर्मू और बेटी गीता हेम्ब्रम की लाशें थी। तीनों लाशें सड़ रही थी और यह दृश्य देखकर कॉलोनी में अफरातफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। कमरे का मुआयना करने पर कोई संघर्ष के निशान नहीं मिले, लेकिन मृतकों के शरीर पर कई चोटों के निशान थे। ये चोटें इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि हत्या में कम से कम 3 से 4 लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने किचन की ओर रुख किया, जहां उन्हें 4 झूठी थालियां मिली। ये एक चौंकाने वाला खुलासा था, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि केवल 3 लोग, सविता, उनकी मां और बेटी ही वहां थे। इस खोज ने पुलिस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हत्या किसी करीबी व्यक्ति ने की होगी, जो इस परिवार से अच्छी तरह वाकिफ था और शायद पहले भी उनके घर आता जाता रहा हो। सविता, उनकी मां और बेटी की लाशें मिलने के बाद गोलमुरी थाना पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। सबसे पहले सविता की बड़ी बहन रेण मार्डी अपने पति के साथ घटनास्थल पर पहुंची। रेण ने एसएसपी प्रभात कुमार को बताया कि सविता की हत्या उनके देवर दाखिल और जेठ सुराय ने मिलकर की होगी। रेण के अनुसार सविता और उनके ससुराल वालों के बीच लंबे समय से नौकरी को लेकर विवाद चल रहा था। सविता के सास-ससुर चाहते थे कि कैलाश की मृत्यु के बाद उनकी नौकरी छोटे बेटे दाखिल को मिले, लेकिन कानूनन ये नौकरी सविता को दी गई थी। इस विवाद ने परिवार में तनाव बढ़ा दिया था और रेण को शक था कि यही तनाव हत्या का कारण बना। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसी रात 21 जुलाई 2022 को डुमरिया थाना पुलिस को सविता के जेठ सुराय, देवर दाखिल और उनकी पत्नियों को थाने बुलाने का आदेश दिया। पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की, लेकिन पूछताछ में एक आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया। सुराय और दाखिल दोनों शारीरिक रूप से अक्षम थे और कहीं आने जाने के लिए दूसरों के सहारे पर निर्भर थे। यह स्पष्ट हो गया कि इस हत्या में उनका कोई हाथ नहीं हो सकता। पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन अब जांच एक नई दिशा की तलाश में थी। जांच के दौरान पुलिस को एक चौंकाने वाली जानकारी मिली, जिसने इस मामले को नई दिशा दी। पता चला कि घटना वाली रात यानी 19 जुलाई 2022 को एसएसपी प्रभात कुमार का ड्राइवर रामचंद्र सिंह जामदा सविता के घर में जाते हुए देखा गया था। रामचंद्र का सविता के घर कई सालों से आना जाना था और दोनों के बीच करीबी रिश्ते थे। ये बात सविता की मां लाखिया और बेटी गीता भी जानती थी और उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया था। लेकिन घटना के ठीक अगले दिन 20 जुलाई को
रामचंद्र अचानक छुट्टी लेकर गायब हो गया। उसका इस तरह गायब होना पुलिस के लिए एक बड़ा संदेह का कारण बन गया। पुलिस ने रामचंद्र की तलाश तेज कर दी। जहां जहां उसके होने की संभावना थी, वहां छापेमारी शुरू की गई। आखिरकार गोलमुरी पुलिस को पता चला कि रामचंद्र जमशेदपुर के सोनारी इलाके में छिपा हुआ था। उसे ये जानकारी हो चुकी थी कि पुलिस उसकी तलाश में है, इसलिए वो सोनारी में समय बिता रहा था, ताकि पुलिस का दबाव कम होने पर वो शहर छोड़कर भाग सके। लेकिन पुलिस ने उसकी लोकेशन का पता लगा लिया और उसे धर दबोचा। रामचंद्र को गिरफ्तार कर थाने लाया गया, जहां उससे सख्ती से पूछताछ शुरू हुई। पुलिस पूछताछ में रामचंद्र ने पहले गुमराह करने की कोशिश की। उसने दावा किया कि उसका इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। उसने आरोप लगाया कि सविता का एक दूसरा प्रेमी सुंदर टुडू, जो पीएम मॉल में काम करता था, ने इस हत्या को अंजाम दिया। रामचंद्र के अनुसार सविता और सुंदर के बीच अवैध रिश्ता था और दोनों में आए दिन झगड़े होते थे। पुलिस ने बिना समय गवाए सुंदर टुडू को गमरिया से पकड़ लिया, लेकिन सुंदर की टॉवर लोकेशन और पूछताछ से यह साफ हो गया कि उसका इस हत्या से कोई संबंध नहीं था। पुलिस ने अब रामचंद्र पर दबाव बढ़ाया। उसकी मोबाइल डिटेल्स और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की गई। रामचंद्र की बातें उलझने लगी और आखिरकार 22 जुलाई 2022 को उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि सविता, उनकी मां और बेटी की हत्या उसी ने की थी। इस कबूलनामे ने पूरे हत्याकांड की परतें खोल दी। रामचंद्र ने पुलिस को बताया कि उसका सविता के साथ कई सालों से गहरा रिश्ता था। वो सविता से बेहद प्यार करता था, लेकिन हाल के दिनों में उसे शक होने लगा था कि सविता का पीएम मॉल में काम करने वाले सुंदर टुडू के साथ भी रिश्ता है। ये शक उसके मन में गहराता गया और उसे लगने लगा कि सुंदर उनके रिश्ते में दीवार बन रहा है। एक दिन जब सविता अकेली थी और उसकी मां व बेटी बाजार गई थी, रामचंद्र उनके घर पहुंचा। उसने सविता को फोन पर किसी से बात करते देखा और गुस्से में आकर उससे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सविता ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों में जमकर कहासुनी हुई। गुस्से में रामचंद्र अपने घर लौट गया, लेकिन इस घटना ने उसके मन में हिंसा की चिंगारी जला दी। 19 जुलाई 2022 की रात करीब 10 बजे रामचंद्र सविता के घर पहुंचा। उस समय सविता, उनकी मां लाखिया और बेटी गीता खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। रामचंद्र को शक था कि सुंदर टुडू रात में सविता से मिलने आता होगा। जब सविता ने इतनी रात में आने की वजह पूछी, तो रामचंद्र अपना आपा खो बैठा। उसे लगा कि सविता उसका विरोध कर रही है क्योंकि सुंदर आने वाला है। गुस्से में उसने अपने साथ लाए लोहे के रॉड से सविता के सिर पर जोरदार वार किया। सविता चीखती हुई चौकी पर गिर पड़ी। सविता की चीख सुनकर गीता अपनी मां की ओर दौड़ी। रामचंद्र को डर लगा कि गीता इस घटना की गवाह बन सकती है और पुलिस को बता सकती है। उसने उसी रॉड से गीता के सिर पर प्रहार किया और वो भी फर्श पर गिर पड़ी। इस शोर से लाखिया मुर्मू की नींद टूट गई। रामचंद्र को अब 2 हत्याओं का राज छिपाने की चिंता सताने लगी। उसने लाखिया पर भी रॉड से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तीनों की हत्या करने के बाद रामचंद्र ने बड़े इत्मीनान से वॉशरूम में जाकर अपने खून से सने हाथ पैर और रॉड को धोया। उसने कमरे को बाहर से ताला लगाया और वहां से फरार हो गया। उस रात वो अपने एक दोस्त के घर रुका। अगले दिन सुबह वो सोनारी के कागल नगर में अपने घर गया, अपनी पत्नी और बच्चों से मिला और फिर डीआईजी के आवास पर ड्यूटी के लिए पहुंच गया। उसने ये दिखाने की कोशिश की कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन 21 जुलाई की रात जब सविता के क्वार्टर से लाशें बरामद हुई, पुलिस ने उनकी कॉल डिटेल्स और लोकेशन के आधार पर रामचंद्र को संदिग्ध माना। उसकी गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद सारा सच सामने आ गया। रामचंद्र सिंह जामदा, अपराधी का चेहरा। 35 वर्षीय रामचंद्र सिंह जामदा साधारण कदकाठी
और दुबले शरीर वाला व्यक्ति था। वो शादीशुदा था और 2 बच्चों का पिता था। पुलिस विभाग में ड्राइवर के रूप में काम करते हुए वो वर्षों से एसएसपी प्रभात कुमार का वाहन चला रहा था। सविता के साथ उसका रिश्ता इतना गहरा था कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को भूल चुका था। लेकिन उसका शक और ईर्ष्या उसे इस हद तक ले गई कि उसने एक नहीं बल्कि 3 जिंदगियों को खत्म कर दिया। अब आज की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। आशा द्विवेदी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के जबावा गांव की रहने वाली थी। लगभग 30 साल पहले उनकी शादी हरदोई के कुरसट गांव के ज्ञान प्रकाश द्विवेदी से हुई थी। ज्ञान प्रकाश लखनऊ नगर निगम में जनरेटर मैकेनिक के रूप में कार्यरत थे। शादी के कुछ साल बाद उनके बेटे शुभम का जन्म हुआ, जिसे उन्होंने प्यार और संस्कारों की दौलत से पाला। समय बीता और शुभम बड़ा हुआ। आशा और ज्ञान प्रकाश का सपना था कि शुभम अपने पैरों पर खड़ा हो और फिर वे भगवत भजन में लीन हो जाए। लेकिन जुलाई 2010 में एक दुखद घटना ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। ड्यूटी के दौरान करंट लगने से ज्ञान प्रकाश की मृत्यु हो गई। आशा के लिए ये एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने भागदौड़ करके शुभम को अपने पति के स्थान पर नगर निगम में इलेक्ट्रिशियन की अनुकंपा नियुक्ति दिलवाई। इसके बाद आशा और शुभम लखनऊ के 90 स्लीपर ग्राउंड में एक परिचित के मकान में रहने लगे। आशा ने अब शुभम की शादी की तैयारी शुरू की। 2011 की शुरुआत में एक रिश्तेदार के माध्यम से उन्नाव के शुक्लागंज की रहने वाली कीर्ति का रिश्ता शुभम के लिए आया। कीर्ति पढ़ी लिखी और खूबसूरत थी और आशा को वो शुभम के लिए उपयुक्त लगी। 23 फरवरी 2011 को शुभम और कीर्ति की शादी हो गई। शादी के बाद आशा ने कीर्ति को उसी प्यार और स्नेह से अपनाया जैसा उन्होंने शुभम को दिया था। कीर्ति भी एक आदर्श बहू बनने की कोशिश करती थी। छोटा सा परिवार, आशा, शुभम और कीर्ति खुशहाल था। शुभम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और आशा अपनी बहू को पलकों पर बिठाती थी। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद कीर्ति का व्यवहार बदलने लगा। वो अक्सर उदास रहने लगी। एक दिन आशा ने स्नेह से उसका मुरझाया चेहरा देखकर पूछा, बेटी, आज तेरा चेहरा इतना उदास क्यों है? कीर्ति रुआसी हो गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। आशा ने अनुभव से समझ लिया कि कीर्ति को अपने मायके की याद आ रही है। उन्होंने कहा, मैं जानती हूं तुझे अपने मायके की याद आ रही है। चिंता मत कर, मैं शुभम से कहूंगी कि वो तुझे वहां ले जाए। लेकिन कीर्ति ने जवाब दिया, मम्मी जी, आप शुभम को क्यों परेशान करती हैं? उनके जरूरी काम छुड़वाकर मुझे नहीं जाना, मैं बाद में चली जाऊंगी। आशा ने सुझाव दिया कि वो अपने मायके फोन करके किसी को बुला ले। कीर्ति को यह सुझाव पसंद आया और उसने तुरंत अपने मुंहबोले भाई यश को फोन किया। यश उन्नाव के शुक्लागंज में रहने वाले बद्री प्रसाद शर्मा का बेटा था। कीर्ति अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और बचपन से ही वो यश को राखी बांधती थी। यश और कीर्ति का रिश्ता भाई बहन का था और कीर्ति की शादी में भी यश ने भाई के सारे फर्ज निभाए थे। कीर्ति के फोन करने पर यश तुरंत उसके ससुराल पहुंच गया। उसे देखकर कीर्ति का चेहरा खिल उठा और आशा भी अपनी बहू की खुशी देखकर खुश हो गई। चाय नाश्ते के बाद आशा ने उन्हें अकेले बात करने का मौका दिया और अपने कमरे में चली गई। यश के जाने से पहले आशा ने कहा, बेटा, ये घर अब कीर्ति का है और तुम्हारा भी, आते जाते रहना। यश ने जवाब दिया, मां जी, कीर्ति का दिल लगाए रखने के लिए आना ही पड़ेगा। इसके बाद यश का कीर्ति के घर आना जाना शुरू हो गया। शुभम और यश की भी अच्छी दोस्ती हो गई। आशा को लगता था कि उनका परिवार अब 3 नहीं 4 सदस्यों का हो गया है। वो मन ही मन इस सुखी परिवार के लिए ईश्वर का आभार मानती थी। उनकी अब एक ही इच्छा थी, पोते को गोद में खिलाना और फिर तीर्थाटन पर जाना। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे आशा को कीर्ति
और यश के व्यवहार में कुछ असामान्य लगने लगा। यश अक्सर शुभम की अनुपस्थिति में कीर्ति के पास आता था और घंटों उनके कमरे में रुकता था। कीर्ति भी यश के आने पर घर के बाकी काम भूल जाती थी। आशा का संदेह तब और गहरा गया जब यश शुभम की नाइट ड्यूटी के दौरान रात में भी रुकने लगा। एक रात जब शुभम अपने गांव कुरसट गया था, कीर्ति ने यश को बुला लिया। दोनों देर तक कीर्ति के कमरे में बातें करते रहे। आशा को यह सब ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने कीर्ति को टोका, बेटी, यश को खाना खिला दे, रात हो गई है, उसे घर भी जाना होगा। लेकिन कीर्ति ने तपाक से जवाब दिया, मम्मी जी, यश आज यही रुकेगा। कीर्ति ने यश का बिस्तर आंगन में लगाया और अपने कमरे में सोने चली गई। आशा बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। उन्हें एक अनजानी आशंका सता रही थी। तभी उन्हें याद आया कि वो अपनी दवा लेना भूल गई थी। दवा लेने के लिए रसोई में जाते समय उन्होंने देखा कि यश अपने बिस्तर पर नहीं था। संदेह के चलते वो दबे पांव कीर्ति के कमरे की ओर गई। वहां से यश और कीर्ति की मंद मंद हंसी की आवाजें आ रही थी। आशा ने दरवाजे की झिरी से झांका और जो नजारा देखा वो उनके लिए सदमे से कम नहीं था। कीर्ति और यश एक दूसरे के कपड़े उतार रहे थे। यश कीर्ति से कह रहा था, कहीं वो बुढ़िया जाग तो नहीं जाएगी? अगर उसने देख लिया तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। कीर्ति ने जवाब दिया, नहीं, वो दवा खाकर सोती है, सुबह ही आंख खुलती है। तुम आराम से वो काम करो जो करने आए हो। आशा ने देखा कि कीर्ति और यश एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। ये नजारा देखकर आशा का कलेजा मुंह को आ गया। वो चुपचाप अपने कमरे में लौट गई, लेकिन उनकी रूह कांप रही थी। भाई बहन के पवित्र रिश्ते की आड़ में ऐसा पाप देखकर वो स्तब्ध थी। आशा ने फैसला किया कि वो इस सच को तुरंत उजागर नहीं करेंगी, ताकि परिवार की बदनामी न हो। अगले दिन उन्होंने कीर्ति को अकेले में बुलाया और कहा कि उन्होंने रात का सारा सच देख लिया है। कीर्ति डर से कांपने लगी और सास के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। उसने बताया कि वो और यश पिछले 7 सालों से प्रेम संबंध में थे। बचपन में उन्हें भाई बहन बना दिया गया था, लेकिन जवानी में उनके रिश्ते ने एक नया रूप ले लिया। कीर्ति ने कहा कि वो यश को भूल नहीं पाई, क्योंकि उसने उसे पहली बार यौन सुख का अनुभव कराया था। उसने वादा किया कि वो अब ऐसा नहीं करेगी। आशा ने कीर्ति को एक मौका देने का फैसला किया और ये बात किसी को नहीं बताने का वचन दिया। इसके बाद यश का आना जाना कम हो गया और आशा को लगा कि सब ठीक हो गया है, लेकिन सच कुछ और था। कीर्ति ने यश को सारी बात बता दी थी और दोनों को डर था कि आशा कभी न कभी उनकी सच्चाई उजागर कर देगी। इस डर से उन्होंने एक खतरनाक साजिश रच डाली। 16 जून 2011 की रात कीर्ति ने शुभम और आशा के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। दोनों गहरी नींद में सो गए। कीर्ति ने यश को फोन किया और वो अपने दोस्त सोनू कुशवाहा के साथ एक इंडिका कार में आशा के घर पहुंचा। कीर्ति ने दरवाजा खोला और दोनों को अंदर बुलाया। उन्होंने गहरी नींद में सो रही आशा को कार में डाला और सोहरामुंह की ओर ले गए। रास्ते में उन्होंने चाकू से आशा का गला रेतकर उनकी हत्या कर दी और शव को सोहरामुंह इलाके में फेंक दिया। यश ने कीर्ति को फोन करके काम हो जाने की सूचना दी। 17 जून 2011 की सुबह जब शुभम की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी मां घर में नहीं थी। उसने कीर्ति को जगाया और कीर्ति ने सामान्य होते हुए कहा, हो सकता है मम्मी जी मंदिर गई हों। लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी आशा नहीं लौटी। शुभम ने मंदिर, मोहल्ले और परिचितों के यहां तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अनहोनी की आशंका से घबराकर वो मानक नगर थाने पहुंचा और थाना प्रभारी अजीत कुमार विद्यार्थी को अपनी मां की गुमशुदगी की तहरीर दी। पुलिस ने आशा की तलाश शुरू की। उसी दौरान सोहरामुंह थाना क्षेत्र में एक लावारिस महिला की लाश मिलने की सूचना मिली, जिसका हुलिया
आशा से मिलता था। पुलिस शुभम को लेकर सोहरामो मोर्चरी पहुंची, जहां शुभम ने अपनी मां की लाश की शिनाख्त की। वो बिलख पड़ा। पुलिस ने शुभम से हत्या के संभावित कारणों के बारे में पूछा, लेकिन वो कोई संदेह जाहिर नहीं कर सका। आशा की हत्या एक पहेली बन गई थी। सोहरामो पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। शुभम ने पुलिस अधीक्षक लखनऊ पूर्वी और आलमबाग के डीपी शुक्ला से गुहार लगाई कि जांच का जिम्मा मानक नगर थाने को सौंपा जाए। 8 जुलाई 2011 को जांच मानक नगर पुलिस को सौंप दी गई और मामला अपराध संख्या 72/2011 के तहत धारा 364, 302 और 201 के तहत दर्ज किया गया। डीपी शुक्ला ने थाना प्रभारी अजीत सिंह विद्यार्थी के नेतृत्व में 2 टीमें गठित की। पहली टीम में एसआई जैन संगवार, हेड कांस्टेबल राजेंद्र राम और राजीव श्रीवास्तव शामिल थे, जबकि दूसरी टीम में एसआई राय, साहब द्विवेदी, अरुण कुमार, जुगराज सिंह, सुरेश कुमार और महिला पुलिसकर्मी इंदिरा त्रिपाठी थे। पुलिस ने शुभम के घर के फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स निकाली, जिसमें पता चला कि 16 जून की रात को एक नंबर से बार बार बात हुई थी। ये नंबर यश का था। पुलिस ने यश को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। यश ज्यादा देर तक सवालों का सामना नहीं कर सका और उसने सच उगल दिया। उसने बताया कि वह और कीर्ति 7 साल से प्रेम संबंध में थे। कीर्ति की शादी के बाद भी उनका रिश्ता जारी रहा। जब आशा को उनके रिश्ते का पता चला तो उन्होंने कीर्ति को चेतावनी दी थी, लेकिन यश और कीर्ति को डर था कि आशा उनकी सच्चाई उजागर कर देगी। इसलिए उन्होंने आशा की हत्या की साजिश रची। यश ने बताया कि 16 जून की रात कीर्ति ने आशा और शुभम के खाने में नींद की गोलियां मिलाई थी। इसके बाद वो और सोनू कुशवाहा आशा को कार में ले गए और उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने उसी दिन कीर्ति को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू और कार भी बरामद कर ली। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो। आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।